In this lecture, which is based on the factors affecting the bacterial growth, in previous video I have discussed various counting or measuring method of the bacterial growth, and now we will discuss the various factors by which a bacterial growth can be increased or decreased. Microorganisms are found nearly everywhere in the environment, especially on Earth, and they can survive in various changed environment. For example, the extreme cold or extreme hot, and the neutral, various temperature ranges, various salt ranges, various ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी. तो होता क्या है कि बैक्टीरिया जो है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बड़े अडेप्टिव इन नेचर हैं. सो ओवरऑल ऑल ओवर द अर्थ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड दे हैव द कैपेसिटी टू अडेप्ट द एनवायरमेंटल चेंजेस. फॉर एग्जांपल कि अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए या वाटर की अवेलेबिलिटी, तो some of the bacteria can adapt the changes और अपना survival continue रखते हैं. Microorganisms live mostly in water and many are adapted to temperature above or below the optimum one. Temperature की variation में भी ये अपने आप को survive कर पाते हैं. Different species of microorganism can grow on wide range of environment. अब इसमें क्या क्या variations हैं? From highly acidic to alkaline conditions, from Antarctic ice to hot springs, in pure spring water or in salty marshes, in oceans with or without oxygen. Microorganisms use a variety of substances to obtain energy and some require special nutrient. यही तमाम वजूहात है कि जिनकी बेसिस पे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हर एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो सर्वाइवल रखते हैं, क्योंकि अडेप्ट कर रहे हैं चेंजेस को. अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो हैं वो क्योंकि जो सोर्सेज हैं वो अपने एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, तो इन केस कि अगर माइक्रोब जो है वो अपनी न्यूट्रिशन को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है या किसी भी न्यूट्रिएंट को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा कि रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा. लेकिन अगर वही अगर न्यूट्रिएंट्स को जो है वो अपनी मेटाबोलाइज कर लेगा विद द चेंज ऑफ द एनवायरनमेंट, तो वो सरवाइव कर जाएगा. अब हमने इसके अंदर वेरियस फैक्टर्स देखने हैं जिनकी वजह से ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है. द बैक्टीरियल ग्रोथ इज बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स, जिसमें फिजिकल और बायोकेमिकल और न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं. What are the physical and biochemical difference? क्या है? फिजिकल फैक्टर्स वो होते हैं जो फिजिकली चेंजेस या फिजिकली जो है वो नोट डाउन किए जा सकते हैं अपीयरेंस में. फॉर एग्जांपल फिजिकल फैक्टर जैसे कि पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हो गई, मॉइस्चर हो गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया और रेडिएशन हो गए. न्यूट्रिशनल और बायोकेमिकल फैक्टर्स क्या हैं? जितने भी कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ट्रेस एलिमेंट्स एंड समटाइम्स वाइटामिन्स. तो अब हम इंडिविजुअली फिजिकल फैक्टर्स को जो है वो इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे. अच्छा, प्रीवियसली हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी, तो हमने उसमें काफ़ी ऑन द बेसिस ऑफ पीएच डिफरेंट बैक्टीरिया को क्लासिफाई जो है वो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ. इसी तरह टेम्परेचर की बेसिस पे, फिर इसी तरीके से ऑक्सीजन की बेसिस पे. तो हमने मेजर जो है वो क्लासिफिकेशन पढ़ी है, कुछ मैं रिपीट कर दूंगी, कुछ आप जो है वो क्लासिफिकेशन से भी इसको जो है वो मैच कर सकते हैं. लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये होगी कि तमाम फैक्टर्स को इंडिविजुअली जो है वो डिस्कस कर लिया जाए. फर्स्ट वन इज द पीएच. बट पीएच इज पीएच को हम केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इवन फिजिकल के अंदर भी. और पीएच का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है केमिकली रिएक्शंस के ऊपर भी, एंजाइम एक्टिविटी पर भी. हम सब चीज़ें मुस्तकिल डिस्कस करते रहते हैं. तो एक्चुअली पीएच हमें क्या बता रहा होता है, क्या एक्सप्लेन कर रहा होता है कि कोई भी चीज़ कितनी एसिडिक है और कोई भी आपका जो रिएजेंट है वो कितना बेसिक है.
तो उसको हम एसिडिटी और अल्कलिनिटी कहते हैं मीडियम की। Microorganisms have an optimum pH, the pH at which they grow best. ऑप्टिमम किसी भी चीज़ का लेवल होता है जहाँ पे वो सबसे अपना बेस्ट रिजल्ट दे सके। तो ऑप्टिमम पीएच यूजुअली क्या होता है, न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रलिटी की तरफ, और दैट इज द pH 7. Most of microbes do not grow at a pH more than 1 pH unit above and below the optimum temperature. For example, अगर उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 7 ही है तो वो ना 8 पे ग्रो कर पाएंगे, यानी 8 pH पे भी उनके लिए मसला हो जाएगा, और इसी तरह 6 pH पे भी। तो एक यूनिट भी डिफरेंस पे कभी कभी सर्वाइव नहीं कर पाते। नो सिंगल स्पीशीज कैन टॉलरेट द फुल pH, मीन्स कि एसिडिक से लेके न्यूट्रल और न्यूट्रल से लेके बेसिक कोई भी स्पीशी ऐसी नहीं जो एंटायर pH को, कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, इसी की बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया एज एसिडोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स और अल्कलोफाइल्स, जिसको मैंने आपसे जो है वो क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल थोड़ी सी चीज़ रिपीट करती चलूँ कि एसिडोफाइल्स वो हैं जो एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, जिनमें हमारे पास लैक्टोबैसिलस आ जाते हैं। फिर न्यूट्रोफाइल्स वो हैं जो जितने भी पैथोजेनिक और डिजीज कॉजिंग और इन्फेक्शियस कॉजिंग बैक्टीरिया हैं वो सारे न्यूट्रोफाइल्स हैं। और अल्कलीफाइल्स कौन है, जैसे विब्रियो कोलेरा जो कि इंटेस्टिनल पीएच के अंदर सर्वाइव करता है, जहाँ पे पीएच जो है वो काफ़ी बेसिक होता है। अच्छा, अब the effects of pH on organism can in part be related to the concentration of organic acid in the medium and to the protection that bacterial cell wall sometimes provided. अब बैक्टीरिया के अंदर pH एक्चुअली कहाँ से आया, या pH का वो अपने आप को कब एसिडिक शो करता है और कब बेसिक शो करता है। तो बैक्टीरिया डिफरेंट एसिड्स को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनकी वजह से वो अपने पीएच को चेंज करना शुरू कर। अब अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल उसको सपोर्ट नहीं कर रही तो ये एसिड जो है वो इसको अफेक्ट करना शुरू कर देगा। तो वो जितने भी आपके पास एसिड्स हैं या उनकी कंसंट्रेशन है वो जब तक कि सेल वॉल की प्रोटेक्शन नहीं होगी तो या सेल वॉल इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं होगी बैक्टीरिया की, तो वो इफेक्ट करना शुरू कर देगी उसको। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया खुद भी समटाइम्स एसिड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो कि हम अभी लैक्टोज फर्मेंटेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो भी एसिड होते हैं, और जो भी मीडियम के अंदर एसिड मौजूद होता है जो कि बैक्टीरिया ने अपने मैकेनिज्म्स के थ्रू प्रोड्यूस किया होता है। जैसे मैं आपने कहता है कि लैक्टोज की फर्मेंटेशन की वजह से एसिड बन रहा था, तो क्या होगा, उससे एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाएगा। तो वहाँ पे हमें क्या प्रोटेक्शन दे रहा होता है, सेल वॉल प्रोटेक्शन दे रहा होता है। सम बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस कैन इनहिबिट देयर ओन ग्रोथ बाय प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड एंड पायरुविक एसिड आफ्टर फर्मेंटेशन। अगेन समटाइम्स दी एसिडिक मीडिया अगर सेल वॉल्स को सपोर्ट ना करे और उसको प्रोटेक्शन ना दे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है एसिड और खुद ही अपनी ग्रोथ को इनहिबिट कर दे। चेंजेस इन पीएच कैन लीड to denaturation of enzymes and other proteins, also interfere pumping of ions at cell membrane। और क्या इफेक्ट आ सकते हैं अगर pH चेंज होगा। अच्छा, हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन को नहीं डिस्कस कर रहे, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि pH किस तरह से अफेक्ट कर रहा है बैक्टीरियल ग्रोथ को। तो सबसे पहले तो pH की प्रोडक्शन ने बैक्टीरिया की ग्रोथ ही इनहिबिट कर दी अगर तो सेल वॉल ने उसको नहीं किया। फिर दूसरा ये कि pH जो है वो अगर pH में कोई भी चेंजेस आएंगी किसी भी वजह से हो सकती है, तो क्या होगा, एंजाइम्स की डीनेचरेशन। अब एंजाइम्स तो बेसिक जो है वो फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि अगर एंजाइम ना हो तो कोई भी मेटाबॉलिज्म जो है वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं होगा, और प्रोटीन्स को भी डीनेचर करना शुरू कर देगा और पंपिंग ऑफ आयन, तो उससे क्या होगा, पूरा इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो सेल की जो है वो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, बैक्टीरियल सेल। Other organisms have impervious cell walls, well tolerated the environmental acidity and alkalinity. Again, अगर सेल वॉल जो है वो सपोर्टिव है तो क्या होगा कि जो एनवायरनमेंट की चेंजेस हैं पीएच की, यानी वो अल्कली है या वो एसिडिक है, तो वो प्रोटेक्टिव रहेगा। अब ड्यूरिंग जो लेबोरेटरी के अंदर जो बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है तो किस तरीके से इस पीएच के चेंज को जो है वो स्टॉप किया जा सके, तो हम उसके अंदर बफर्स को ऐड करते हैं। और यूजुअली जो हम बफर्स के अंदर यूज़ करते हैं वो हमारे पास फॉस्फेट बफर। इस फॉस्फेट बफर का क्या काम होता है कि जो पीएच में चेंजेस आ रही होती है उसको बैलेंस करना। अगर एसिडिक हो रहा है तो उसका पीएच जो है वो मेंटेन रखना उस बफर का काम होता है।
तो ये पूरा ओवरऑल जो है वो एक पीएच रिलेटेड जो फैक्टर्स थे, इसके अंदर कंक्लूजन क्या है कि हर बैक्टीरिया हर पीएच रेंज पे जो है वो सर्वाइवर नहीं कर सकता। कुछ एसिड में करते हैं, कुछ बेसिक में करते हैं और कुछ न्यूट्रल में करते हैं। और जो पीएच में चेंजेस आ रही हैं वो बैक्टीरिया खुद भी एसिड प्रोड्यूस करके पीएच में चेंजेस लेकर आ सकता है, और एनवायरमेंटल सेल वॉल जो है यहाँ पे सपोर्ट कर रही होती है और वो जो है वो प्रिवेंट करती है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और फिर कि अगर हम बफर्स को मीडिया के अंदर ऐड कर दें तो उससे क्या होता है कि हमारे पास पीएच कंट्रोल रहता है और चेंजेस नहीं आती हैं और सेल ग्रोथ जो है वो होती चली जाती है। नेक्स्ट वन इज द टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर जो है वो मोस्टली बैक्टीरिया के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है वो उसकी जो पूरी रेंज है वो क्या है, ओवर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बट यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए मौजूद होता है। और बैक्टीरिया जो है वो हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव करते हैं, लो टेम्परेचर में भी करते हैं और बिटवीन दिस रेंज भी करते हैं। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया डू नॉट टॉलरेट द होल टेम्परेचर रेंज। अगेन जैसे कि मैंने अभी पीएच का बताया, जैसे उसकी पूरी रेंज को कवर नहीं कर रहा, इसी तरह हर बैक्टीरिया पूरी रेंज ऑफ टेम्परेचर को कवर नहीं कर रहा। इसमें से कुछ है जो स्ट्रिक्ट है, यानी अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर की तरफ जो है वो स्ट्रिक्ट है। मींस कि अगर वो लो टेम्परेचर में ग्रो करते हैं तो वो लो में करेंगे, तो उनको ऑब्लिगेट कहा जाता है। और सम जो कि टॉलरेट कर सकते हैं उनको फैकल्टेटिव कहा जाता है। तो ये टर्म कहीं पे भी आएगी ना, आप सिंपली ऑब्लिगेट आर दोज विच आर स्ट्रिक्ट टू देयर requirements and facultative are those which can tolerate with the requirements. The temperature range over which an organism grows is determined largely by temperature at which enzyme function. Temperature की requirement जो है वो directly related है with the enzyme activity. जितने टेम्परेचर पे एंजाइम वर्किंग में रहेगा, एंजाइम एक्चुअली क्या है, प्रोटीनिक इन नेचर है। एक टाइम आएगा कि जब टेम्परेचर ग्रेजुअली डीनेचर कर देगा आपके एंजाइम को, जिसकी वजह से ग्रोथ अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यही टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता भी है। किस तरीके से बढ़ाता है कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम एक्टिविटी बढ़ना शुरू होती है। लेकिन फिर क्या होगा, मजीद आप 10 डिग्री बढ़ाते चले जाएंगे तो एक टेम्परेचर वो आ जाएगा कि जिसके ऊपर एंजाइम डीनेचर हो जाएगा और रिजल्टेंट ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। So on the basis of temperature range, 3 different जो है वो आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर्स पे ग्रोथ को जो है वो जस्टिफाई किया गया है या कैटेगराइज किया गया। द मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर, द मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर एंड द ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर। वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सेल्स कैन डिवाइड। तो यहाँ पे मिनिमम ग्रोथ का क्यों कह रहे हैं कि जो लोएस्ट टेम्परेचर है जिसके ऊपर बैक्टीरियल सेल अपने आप को क्योंकि डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स कि एंजाइम एक्टिविटी उसकी काम कर रही है। द मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच द सेल्स कैन डिवाइड। एक हो गया लोएस्ट, एक हो गया हाईएस्ट। और ऑप्टिमम क्या हो गया, द टेम्परेचर एट विच सेल डिवाइड मोस्ट रैपिडली। यहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा कि सेल हैज द एबिलिटी टू डिवाइड, यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि सेल कितना ज्यादा अपने आप को डिवाइड करे। जितना ज्यादा सेल्स अपने आप को डिवाइड करेंगे उतना ही उनकी जेनरेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो रैपिडली जो है वो अपने आप को डिवाइड करते चले जाएंगे और अपने नंबर को इंक्रीज करते चले जाएंगे। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। पहले इस पूरी डायग्राम को गौर से देख लीजिए। दिस इज द जनरेशन पर आर। पॉइंट 1 से ये स्केल वाई एक्सिस शुरू हो रहा है, फिर पॉइंट 3, पॉइंट 6, 1, 2.0 एंड 3.0। तो यहाँ पे 1 आवर का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 आवर का डिफरेंस है, और यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 0.2 आवर का है, और यहाँ पे 0.3 आवर का है। इस बेसिस पर अगर आप, और यहाँ है टेम्परेचर 0 से शुरू हो रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो अभी हमने क्या बात की थी, मिनिमम टेम्परेचर पे भी बैक्टीरियल सेल डिवाइड होता है, तो वो उसका मिनिमम मैक्सिमम क्या था, जिस मैक्सिमम टेम्परेचर पे जब सेल डिवाइड, और ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या था जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डिवीजन हो और जनरेशन टाइम जो है वो उसका कम हो जाए। ठीक है, जनरेशन टाइम का मतलब क्या होगा कि छोटे जनरेशन टाइम में वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को डिवाइड कर सके। तो अगर आप इस पूरे ग्राफ को देखिए
तो टेम्परेचर इसी रेंज में जो है वो ऑप्टिमम है, क्योंकि एज पर अगर आप यहाँ पे देखें ये पूरा कितने टाइम में उसने 10 यानी 0 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और ये ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैप का मतलब क्या है कि यहाँ से लेके इस रेंज तक, यानी ग्रोथ इसकी कहाँ से है, 0 से 20 तक सरवाइव कर रहे हैं। कौन है यहाँ पे, साइक्रोफाइल्स, वो जो 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड में सरवाइव करते हैं। तो उनकी रेंज कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से लेके 20 तक। इसी तरह मीजोफाइल्स यानी जो आपके नॉर्मल ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी 30 से 37, तो ये कहाँ तक जा रहे हैं, 45 डिग्री या 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये अपनी ग्रोथ को शो करें। इसी तरह ये 40 से जो आपके थर्मोफाइल्स हैं जो एक्सेसिव टेम्परेचर में भी, लेकिन आप अगर इनका जेनरेशन टाइम देखें तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो जेनरेशन टाइम है वो भी बढ़ना शुरू हो गया है। तो थर्मोफाइल्स, लेकिन जेनरेशन टाइम 1 आवर ऊपर चला गया, जबकि यहाँ पे क्या था, जेनरेशन टाइम शॉर्टर था जब टेम्परेचर कम था। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या है, जो एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स है वो 70 से लेके 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लेकिन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, और यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि वो इस रेंज से इस रेंज तक अपनी ग्रोथ शो करते हैं, लेकिन उनकी जो जेनरेशन टाइम है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है यहाँ से 1, 2 and 3। तो ये है सारा का सारा आपके टेम्परेचर का इफेक्ट। अब इस टेम्परेचर की वजह से होता कि एक तो मैंने आपको बता दिया एंजाइम एक्टिविटी होती है। फिर एक और चीज़ क्या है कि जितने भी आपके पास, अब हम करते क्या हैं कि हम वो तमाम के तमाम साइक्लोफाइल्स को जो है वो रेफ्रिजरेट करके रखें, तो क्या होगा, हम फूड के अंदर जो है वो हमने देखा कि 10 से जो ऑप्टिमम लेवल है वो क्या है, यहाँ पे तकरीबन जो है वो 0 यानी मैक्सिमम आपको कहाँ पे ग्रोथ शो हो रही है, 5 या 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो रेफ्रिजरेटिंग टेम्परेचर है, क्योंकि वो 10 to 15 में सबसे ज़्यादा या 10 to 20 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देते हैं। तो लेस देन 10 4 डिग्री रेफ्रिजरेटर क्या करता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि साइक्लोफाइल्स की ग्रोथ को हम स्टॉप कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रीजिंग, बहुत सारे जो आपके जैसे डीएनए है या ब्लड है या बहुत सारी चीज़ों को फ्रीज करके रखा जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हम वहाँ पे क्या फ्रीजिंग करते हैं। तो ये तमाम कैटेगराइजेशन है कि आप किस तरीके से टेम्परेचर को जो है वो इस्तेमाल मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो ग्रोथ के ऊपर देख रहे हैं, और उसी की बेसिस पे हम स्टोरेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया, हम उन्हीं की बेसिस पे जो है वो टेम्परेचर सेट करते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को सेव करते हैं। नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो कि heterotrophs है, मीन्स के they cannot produce their own energy, लेकिन उनको जो है वो डिवाइड किया गया है। ऑटोट्रॉप्स नहीं है, हीटरोट्रॉप्स हैं, तो उनको डिवाइड किया गया है, यानी ये ऑक्सीजन से जो है वो क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे। तो ये क्या है, एरोब्स हैं, एरोब्स which needs oxygen to grow, anaerobes which do not require it। अच्छा, अब इसके अंदर अगेन वही वाली चीज आएगी कि कुछ स्ट्रिक है और कुछ फैकल्टेटिव है। तो जो स्ट्रिक एरोब्स हैं जैसे सूडोमोनास कॉमनली हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शंस करते हैं क्योंकि फ्री ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होती है एनवायरनमेंट। कुछ हैं ऑब्लिगेट एनाएरोब्स जो कि स्ट्रिक्टली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करते हैं, और अभी हम ये डिस्कस भी करेंगे कि क्या वजह है कि ये ऑक्सीजन को यूज़ करना नहीं चाहते, क्या इनको
डेंजर है या ये किल क्यों हो जाते हैं बाय फ्री ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, बैक्टीरियोसाइड्स जो है वो डिफरेंट ये बैक्टीरिया है जो कि एनारोब्स है लेकिन स्ट्रिक्ट एनारोब। फॉर एरोब्स ऑक्सीजन इज द एनवायरमेंटल फैक्टर दैट लिमिट द ग्रोथ रेट। अगर एरोब्स हैं और ऑक्सीजन नहीं है तो उनकी ग्रोथ जो है वो लिमिट हो जाएगी और वो अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये एक प्रेजेंटेशन डायग्रामेटिकली के जितने भी आपके पास ऑब्लिगेट एरोब्स हैं क्योंकि वो स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन उनकी रिक्वायरमेंट, तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ आपको कहाँ नजर आएगी, सरफेस पे जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है। फिर ऑब्लिगेट एनारोब्स कौन है, जो कि स्ट्रिक्टली जो है वो ऑक्सीजन को पसंद नहीं करते, तो उनकी ग्रोथ आपको कहाँ नजर आएगी, बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। इसी तरीके से बॉटम ऑफ द ट्यूब्स के अंदर आपको नजर आ रही है। फिर माइक्रो एरोफाइल्स वो हैं जो कि अगर ऑक्सीजन मिल गई तो वो उसकी प्रेजेंट में या उसको बहुत लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर है, तो इसीलिए जो लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पे ट्रैप है उसने वहाँ पे अपनी ग्रोथ कर दी। और फैकल्टेटिव एनारोब्स वो हैं जो प्रेजेंट और एब्सेंस दोनों में, तो क्या होगा, ये पूरे में ग्रो हो गए। तो इस तरीके से भी हम अपने डिफरेंट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हर बैक्टीरिया ने ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप किस तरह ग्रोथ को शो किया। Facultative anaerobes can grow in presence or absence of oxygen. The reason is they have complex enzyme system. अब जितने भी facultative anaerobes होते हैं यानी जो प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में काम कर सकते हैं, उनके पास जो है वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एंजाइम सिस्टम होता है, जब भी वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर रहे हैं और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी कर रहे हैं। They have one set of enzymes that enables them to use oxygen as an electron transport acceptor and another set that enables them to another electron acceptor when oxygen is not available। तो उनके पास दोनों सेट ऑफ एंजाइम्स होते हैं, एक वो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बनाते हैं और एक वो जो ऑक्सीजन ना हो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बनाते हैं। इस तरह उनका काम चलता रहता है और उनकी प्रोडक्शन चलती रहती है। ऑब्लिगेट एनारोब्स आर किल्ड not by the gaseous oxygen but also by highly reactive and toxic form of oxygen called the superoxide। क्या होता है कि जो स्ट्रिक्ट एनारोब्स हैं यानी जिनको ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं चाहिए और वो उसकी एब्सेंस में ग्रो कर जाएंगे, उनके साथ क्या मसला है कि वो किल हो जाते हैं बाय द गैसियस ऑक्सीजन, और उससे भी ज़्यादा जो है वो एक रिएक्टिव सब्सटेंस दैट इज द सुपर ऑक्साइड। अब ये सुपर ऑक्साइड आयन क्या करता है, यही हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। कैसे बनाता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। सुपर ऑक्साइड is formed by certain oxidative enzymes and is converted into a molecular oxygen and toxic hydrogen peroxide by superoxide dismutase। अब यहाँ पे क्या है कि यही सुपर ऑक्साइड आयन जो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में यानी O2 में कन्वर्ट होगा, साथ साथ ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बना देगा H2O2, जो कि बड़ा ही रिएक्टिव है और सेल डेथ इजीली कर देता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड इज कन्वर्टेड इन वाटर एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बाय कैटालेज। अब क्या होता है, यही हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर कैटालेज भी मौजूद हो एंजाइम तो ये फिर अगेन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जितने भी एरोब्स होते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं और जितने भी फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं इनके पास ये दोनों एंजाइम होते हैं। उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन उनको नुकसान नहीं पहुंचाती और इजीली वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मुस्तकिल हासिल करते रहते हैं और वाटर भी प्रोड्यूस कर पाते हैं। लेकिन जितने भी ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं यानी जो स्ट्रिक्ट एनारोब्स हैं और स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन को डिसलाइक करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, दोनों एंजाइम जो है वो लैग कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है, सुपर ऑक्साइड जो है वो जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो उसके लिए डेंजरस हो जाता है और वो किसी कन्वर्जन में नहीं जाता। और जितने भी एरो टॉलरेंट एनारोब्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज नहीं होता। तो अब रिजल्टेंट क्या बना कि इन एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से जितने भी एरोब्स होते हैं वो हमारे पास जो है वो
सर्वाइवल मोड पे रहते हैं। जितने एनारोब्स होते हैं, क्योंकि ये एंजाइम्स उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, इसकी वजह से क्या होता है कि वो रिएक्टिव सुपर ऑक्साइड आयन के थ्रू जो है वो अपनी सेल ग्रोथ को या सेल वॉल को डैमेज हो जाते हैं, वो इसीलिए उनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। देन कम टू द मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या है? वाटर। ऑब्वियसली वाटर के बगैर जो है वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता। मेटाबॉलिज्म के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, और यही इन्वायरमेंट से जो है वो वाटर ले रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, जिसको हम मॉइस्चर भी कह सकते हैं और वाटर भी कह सकते हैं। और जितने भी वेजिटेटिव सेल्स होते हैं यानी बैक्टीरियल सेल, अगर वाटर से जो है वो या मॉइस्चर ना हो तो वो विद इन फ्यू आवर जो है वो डेथ हो जाएगी। इसी वजह से कहता है कि सरफेस के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते अगर वो सरफेस ड्राई हो, इसीलिए वो ज़्यादातर ह्यूमिड जगह पे मौजूद रहते हैं। सिर्फ स्पोर्स जो होते हैं या स्पोर फॉर्मिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ वाटर की एब्सेंस में जो है या ड्राई एनवायरनमेंट में, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कैल्शियम जो है वो उनको सपोर्ट करता है और वो इस तरह अपने स्पोर के अंदर जो कोर होता है उसमें सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक मीन्स द प्रेशर विच प्रोड्यूसेस बाय द वाटर। जो स्टैंडिंग वाटर होता है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है, आप कभी वाटर या सी साइड गए हो तो आपको पता होता है कि वाटर का एक अपना प्रेशर होता है जो कि आपकी बॉडी पे वो एक्सर्ट कर रहा होता है। तो इसी तरह जैसे जैसे डीप डाउन हम सी के अंदर जाते रहे या वाटर के जितना डीप डाउन के पोर्शन जाते रहेंगे उसकी जो है वो उसका प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो बैक्टीरिया दैट लिव एट हाई टेम्परेचर बट हाई प्रेशर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हाई प्रेशर पे जो है वो सरवाइव करते हैं, बट अगर उनको लेबोरेटरी में लेकर आया जाए तो और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाए तो क्या होता है वो सरवाइव नहीं कर पाते। यानी ये इन बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? बैरोफाइल। होता क्या है कि इनकी मेम्ब्रेन और एंजाइम जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर को जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाते और इनको जो है वो एक हाई प्रेशर चाहिए होता है टू कीप देयर एंजाइम एंड मेम्ब्रेन एक्टिव। द हाई प्रेशर इज नेसेसरी टू कीप देयर एंजाइम मॉलिक्यूल इन द प्रॉपर 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीनिक है तो इनको वही हाई प्रेशर जो है वो उनकी एंजाइम एक्टिविटी को मेंटेन रखता है बाय द स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस। अगर वो प्रेशर ना मिले इन्हें तो क्या होता है कि वो अपनी शेप 3D जो डायमेंशनल स्ट्रक्चर है डीनेचर हो जाते हैं और ऑर्गेनिज्म डाई हो जाता है। तो इसीलिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो रिक्वायर्ड है टू सम बैरोफाइल्स जो कि सी या डी में बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज ऑस्मोसिस? Osmosis actually the movement of water molecule across the cell membrane। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल है, कुछ मॉलिक्यूल को अलाउ करती है कुछ मॉलिक्यूल को नहीं करती। तो ऑस्मोसिस एक्चुअली देख रही होती है कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है। अब जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन एक मेम्ब्रेन के आउटसाइड जो है वो ज़्यादा होगी और इनसाइड साइड कम होगी तो मॉलिक्यूल जो वाटर के होंगे वो कंसीडर करेंगे कि बाहर की तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आउटसाइड चले जाएंगे। इसीलिए रिजल्टेंट क्या होता है कि अगर हाइपर ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट होता है यानी सॉल्ट का कंटेंट या सॉल्यूट का कंटेंट बाहर की तरफ ज़्यादा होता है तो रिजल्टेंट क्या होता है वाटर जो है वो बाहर चला जाता है और प्लाज्मोलिसिस हो जाता है और सेल श्रिंक हो जाता है बैक्टीरिया से। इसी तरह अगर बाहर की तरफ वाटर ज़्यादा है और सॉल्ट का या सॉल्यूट का कंटेंट कम है तो रिजल्टेंट क्या होता है वाटर सारा इनसाइड चला जाता है और गेन ऑफ वाटर हो जाता है जिससे बस्टिंग भी हो सकती है सेल की। इसलिए कहा जाता है कि आइसोटोनिसिटी को या ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन किया जाए। यही फिनोमिना जो है वो इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रिजर्वेशन, जिसमें हम सॉल्ट और शुगर को हाई सॉल्ट एंड शुगर कंटेंट पिकल्स वगैरह के अंदर जो है या प्रिजर्व करने के लिए मीट को जो ये कंटेंट यूज़ करते हैं। तो इसका क्या ये रीज़न होता है क्योंकि ये हाई ऑस्मोटिक प्रेशर देते हैं। जब ये हाई ऑस्मोटिक प्रेशर देते हैं तो क्या अगर बैक्टीरियल ग्रोथ होती भी उसके अंदर
तो सेल श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है और वो आपकी चीज़ जो है वो प्रिजर्व हो जाती है। दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के सोडियम आयन कंसंट्रेशन एंड ग्रोथ रेट। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो कि सॉल्ट कंटेंट के अंदर जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं, वो आपके पास हेलोफाइल्स होते हैं। तो यहाँ पे 3 कैटेगराइजेशन है, नॉन हेलोफाइल्स, मॉडरेट हेलोफाइल्स एंड द एक्सट्रीम हेलोफाइल्स। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ग्रोथ इंक्रीज हुई, ऑप्टिमम लेवल तक गई, फिर डिक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज हुई। लेकिन ये जो आपके पास हेलोफाइल्स हैं, क्योंकि इनके लिए सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, यहाँ पे क्या हुआ, नॉन थे तो अल्टीमेटली सॉल्ट की कंसंट्रेशन उनको श्रिंक करा दिया। यहाँ पे क्योंकि ये मॉडरेट थे तो थोड़ा सा इन्होंने फिर भी सॉल्ट की अगर कंसंट्रेशन बढ़ी तो इन्होंने अपनी ग्रोथ शो की। लेकिन सिर्फ जो आपके पास एक्सट्रीम हेलोफाइल्स हैं वो अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर पाते हैं एट 3.5% से लेके 20 to 30% तक भी अपने आप को जो है वो ये अपनी जो है वो ग्रोथ दे पाते हैं। और हेलोफाइल जो है वो यूजुअली सॉल्ट वाटर के अंदर जो है वो आपके पास ग्रो कर रहे होते हैं, डिफरेंट लेक्स में, जिसमें डेड सी है, ये तमाम आपके पास इसके अंदर एग्जाम्पल आती हैं। फिर है हमारे पास रेडिएशन। रेडिएशन, जितनी भी रेडिएंट एनर्जीज होती हैं, चाहे वो गामा रेज हो या अल्ट्रावायलेट लाइट हो, ये म्यूटेट करती हैं या म्यूटेशन करती हैं डीएनए की, और समटाइम्स जो है वो सेल की डेथ भी कर सकती हैं। तो हम इस रेडिएशन का इफेक्ट क्या है, सेल डेथ पे है या म्यूटेशन पे है। तो रेडिएशन को जो है वो हम पर्पसफुली स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ साथ हम कंटेमिनेटेड साइट्स को क्लीन अप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर द फिजिकल फैक्टर्स, जिसके अंदर हमने जो फैक्टर डिस्कस किए उसमें पीएच था। पीएच में मैंने आपको यही बात बताई कि बैक्टीरिया खुद भी एसिडिक एनवायरनमेंट खुद क्रिएट करता है, और समटाइम्स जो है वो एनवायरनमेंट से उसके पास जो है वो चेंजेस आ रहे होते हैं, कुछ सर्वाइव कर लेते हैं, कुछ सर्वाइव नहीं कर पाते। इसी तरह टेम्परेचर के अंदर जो है वो मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया जो है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिजर्वेशन और स्टोरेज करते हैं। और साथ साथ इसमें एक और पॉइंट कि स्टरलाइजेशन जो है वो इतनी हाई टेम्परेचर पे इसीलिए की जाती है ताकि तमाम बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाए और हमारा मीडिया जो है वो स्टरलाइज हो जाए। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़रूरी है। और बैक्टीरिया जो है वो अगर ऑक्सीजन उसके लिए यूज़फुल नहीं है तो एनारोब है। और क्यों नहीं है, क्योंकि वो उसको किल कर देती है, यानी उसकी सेल वॉल को रप्चर कर देती है। फिर हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रेडिएशन, मॉइस्चर, ये तमाम मैंने आपसे जो है वो डिस्कस किए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो अपने क्वेश्चंस को, क्वेरीज को डाल सकते हैं, मैं वहाँ पे जो है वो आपको आंसर कर दूँगी। तो आज की वीडियो तो यहीं पे मैं इसको एंड कर रही हूँ, तो अपने क्वेश्चंस को ज़रूर वहाँ पे ऐड अप कर दीजिएगा। Thank you so much for watching this video.